गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्लास 8 से शुरू होकर ऊपर के सभी कक्षाओं में पढ़ा जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न इंग्लिश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, जिसका दूसरा नाम लिटरेरी डिवाइस भी है और हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। जब कोई लेडी आभूषण या गहना पहनती है तो वह पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी प्रोज या पोएट्री में राइटर जब फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं तो वह प्रोज या पोएट्री पहले से अधिक इंटरेस्टिंग, पहले से अधिक इफेक्टिव, प्रभावशाली और पहले से अधिक ब्यूटीफुल बन जाता है। इसलिए जितने भी स्कॉलर्स हैं प्रोज और पोएट्री का, वह अपने वर्क्स में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो आइए फिगर ऑफ स्पीच के डिफिनीशंस को हम लोग समझते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इट इज़ एन एक्सप्रेशन, यह एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, यह एक प्रकार का पोएटिक डिवाइस है यूज्ड इन प्रोज एंड पोएट्री, जिसका प्रयोग प्रोज और पोएट्री में किया जाता है टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिक इफेक्ट पैदा करने के लिए, मेक मोर इंटरेस्टिंग और अधिक रोचक बनाने के लिए, एंड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पिक्चर इन रीडर्स माइंड, और जो पढ़ने वाले हैं पाठक जो उसको पढ़ते हैं उनके मस्तिष्क में स्ट्रॉन्ग और क्लियर पिक्चर लाने के लिए जो राइटर्स हैं वह प्रोज और पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम सजावट भी कह सकते हैं। और आप यह जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु में सजावट का काम हो जाए तो वह पहले से अधिक सुंदर लगने लगता है और उसकी चमक दमक में बढ़ोतरी हो जाती है, वह पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। कोई भी वस्तु हो, चाहे घर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई पेड़ हो, या किसी भी चीज़ को आप उठा लीजिए, जिस किसी वस्तु में, जिस किसी चीज़ में यदि सजावट का काम हो जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम लोग दो सेंटेंसेज को लेंगे और दोनों सेंटेंसेज का मतलब सेम है। लाइफ इज़ नॉट ईजी, मतलब जीवन आसान नहीं है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब भी हुआ जीवन आसान नहीं है। बेड ऑफ रोजेज का मतलब हुआ इजी। दोनों सेंटेंसेस मतलब में समान है, लेकिन यह जो लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज है यह इससे अधिक प्रभावशाली और आकर्षक है। क्यों? क्योंकि इसमें बेड ऑफ रोजेज जो है उसका प्रयोग मेटाफोर के रूप में किया गया है। यह जो सेंटेंस है इसमें फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस इसके तुलना में लाइफ इज़ नॉट ईजी के तुलना में ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। टू मच ब्लड फ्लोड ऑन दी बैटल फील्ड। बैटल फील्ड पर मतलब युद्ध के मैदान में बहुत अधिक ब्लड बहा। और दूसरा जो सेंटेंसेज है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड ऑन दी बैटल फील्ड, मीन्स युद्ध के मैदान में खून की नदी बही। देखिए, दोनों जो सेंटेंसेज है लगभग दोनों का अर्थ समान है। दोनों का मतलब यह हुआ कि युद्ध के मैदान में बहुत अधिक खून का बहाव हुआ या बहुत अधिक खून बहा। लेकिन यह जो सेंटेंस है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड ऑन दी बैटल फील्ड, इसमें हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है, इसमें एक्जेजरेशन का प्रयोग किया गया है। यह सेंटेंस में ब्लड का कुछ अधिक ही प्रशंसा किया गया है और इसलिए यह जो सेंटेंस है ज़्यादा खूबसूरत है, यह जो सेंटेंस है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यह जो सेंटेंस है ज़्यादा इफेक्टिव है। जो ब्लड है उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। खून की नदी, बैटल फील्ड में क्या हुआ? खून की नदी बहा। अब सोचिए आप, खून कितना भी बहेगा, खून कितना भी गिरेगा तो उससे नदी तो नहीं निकल सकती है,
लेकिन इसमें एग्जेजरेशन का प्रयोग किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, और इसलिए यह जो सेंटेंस है वह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब फिगर ऑफ स्पीच नंबर 1, सिमिली। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर बाय यूजिंग द वर्ड सो, एज और लाइक। इसमें कंपैरिजन होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तुलना की जाता है, और तुलना करने के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द हैं सो, एज और लाइक। अब जैसे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो ब्रेव एज लायन। वह उतना बहादुर नहीं है जितना कि एक लायन। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि सो और एज का प्रयोग किया गया है, और ही का जो कंपैरिजन है वह लायन से किया गया है, ही का तुलना लायन से किया गया है, और इसलिए यह जो सेंटेंस है वह खूबसूरत लग रहा है, यह सेंटेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यह जो लाइन है वह विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है डैफोडिल्स, वहाँ से लिया गया है, और इसमें जो पोएट हैं वह कह रहे हैं आई वंडर्ड, मैं टहल रहा था, लोनली अकेले, एज ए क्लाउड, मैं बादल की तरह अकेले टहल रहा था। अब इसमें आप देखेंगे एज का प्रयोग किया गया है, और इसमें आई का जो कंपैरिजन है वह क्लाउड से किया गया है। कभी अपना तुलना आसमान में जो बादल होते हैं उससे किया है। आसमान में आप बादल को देखे होंगे, उमड़ते घुमड़ते हैं, इधर से उधर होते रहते हैं, तो कभी भी अपना तुलना आसमान के क्लाउड से किया है, आसमान के बादल से किया है, और इसलिए इस सेंटेंस में भी सिमिली का प्रयोग किया गया है। अब एक बात आती है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछने का 2 पैटर्न है सामान्यतः। पहला तो यह है कि कोई सेंटेंस आपको दे देगा और पूछेगा कि इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लेते एक सेंटेंस यही आ जाए कि ही इज़ नॉट सो ब्रेव एज लायन, और इसमें पूछेगा कि जो यह सेंटेंस है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, सिमिली का, मेटाफोर का, हाइपरबोल का और ऑक्सीमोरन का। 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, और चारों बताना है कि इस जो सेंटेंस है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप देखते ही इस सेंटेंस को बता देंगे कि इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ही का कंपैरिजन लायन से भी किया गया है, और इसमें सो और एज भी लगा हुआ है। टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 कैसे पूछेगा? तो टाइप 2 में यह भी होता है कि आपको पूछ सकता है कि यह जो सेंटेंस है उसमें सिमिली कौन है। तो सो ब्रेव एज लायन, यह जो एक्सप्रेशन है यह सिमिली है। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 2, मेटाफोर, द यूज ऑफ वर्ड्स टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसका अर्थ उसका जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो बेसिक मीनिंग है, उसका जो सामान्य अर्थ है उससे अलग होता है। देखिए जो मेटाफोर है यह भी एक प्रकार का सिमिली है। इसमें भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ तुलना किया जाता है, और लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि इसमें जो तुलना किया जाता है उसमें सो, एज और लाइक वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। यह जो लाइन्स है वह विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उससे लिया गया है, और यह जो एज यू लाइक इट कॉमेडी है वह आपके पीजीटी इंग्लिश सिलेबस में शामिल भी किया गया है। इसमें कवि जो विलियम शेक्सपियर हैं वह कह रहे हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, जो संसार है वह एक मंच है। मंच का मतलब स्टेज, और स्टेज पर आप जानते हैं कोई प्रोग्राम होता है, कोई डांस होता है, या और भी कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं मंच पर। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो पुरुष हैं संसार के और जो स्त्रियां हैं वह सब सिर्फ खिलाड़ी हैं। कवि के कहने का मतलब यह है कि संसार एक स्टेज है जहां हम पुरुष और स्त्रियां खिलाड़ी हैं, खेल खेलते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इस सेंटेंसेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्ल्ड है उसकी तुलना स्टेज से किया गया है, और संसार के जो मेन एंड वीमेन है इन लोगों का तुलना प्लेयर से किया गया है, खिलाड़ी से किया गया है। इसलिए
यह सेंटेंस में मेटाफोर का प्रयोग किया गया है और इसलिए यह सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक और इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 10, मीटोनॉमी। अब यह क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट इज नेम्ड बट द होल इज अंडरस्टूड। यह एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी वस्तु का सिर्फ पार्ट का नाम लिया जाता है, सिर्फ उसके एक अंश या जो हिस्सा है उसका नाम लिया जाता है और उसका मतलब पूरा समझा जाता है। जैसे आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। अब देखिए यहाँ सिर्फ शेक्सपियर का नाम रखा गया है, लेकिन यहाँ आपको समझना है आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर प्लेज। अब देखिए प्लेज ही क्यों? शेक्सपियर सोनेट्स भी लिखे हैं, शेक्सपियर पोएम्स भी लिखे हैं, शेक्सपियर प्लेज भी लिखे हैं। तो प्लेज इसलिए क्योंकि वह बहुत बड़े नाटककार थे, वह 16वीं सेंचुरी के सबसे बड़े नाटककार थे। इसलिए आपको समझना है कि आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर प्लेज, मुझे शेक्सपियर का जो नाटक है उसे पढ़ने में आनंद आता है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई लाइक टू वॉच कोहली। अब देखिए सिर्फ यहाँ कोहली लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है आई लाइक टू वॉच कोहलीज क्रिकेट। कोहली किस क्षेत्र में उनका नाम आगे आता है? तो क्रिकेट में। वह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? क्रिकेट से जुड़े हैं। इसलिए आपको समझना है आई लाइक टू वॉच कोहली मीन्स आई लाइक टू वॉच कोहलीज क्रिकेट। मुझे कोहली का जो मैच है वह देखने में अच्छा लगता है, मैं कोहली का मैच देखना पसंद करता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 4, पर्सोनिफिकेशन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फीलिंग और नॉन लिविंग थिंग्स यूज्ड एज अ पर्सन और लिविंग थिंग्स। इसमें किसी ऑब्जेक्ट या कोई फीलिंग है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका प्रयोग लिविंग थिंग्स के रूप में किया जाता है, उसका प्रयोग पर्सन के रूप में किया जाता है और इसलिए इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। किसी ऑब्जेक्ट, किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी फीलिंग को मानव के रूप में व्यक्त करना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे ओ रोज दो आर सिक, यह जो लाइन है वह विलियम ब्लेक का एक पोएम है, द सिक रोज से लिया गया है और इसका मतलब हुआ ओ रोज दो आर सिक। ओ रोज, रोज मीन्स गुलाब, ओ रोज दो आर सिक। कवि रोज से कह रहा है दो आर सिक। दो एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू। दो आर सिक मीन्स यू आर सिक, तुम बीमार हो। अब यहाँ पर देखिए जो रोज है उसका कवि मानवीकरण किया है, उसे पर्सोनिफिकेशन के रूप में प्रयोग किया है और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया। आप सोचिए रोज जो है बीमार कैसे होगा? रोज बीमार होता है क्या? कभी नहीं, लेकिन कवि उसका प्रयोग मानव के रूप में किए हैं और इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, अ लाई हैज नो लेग्स। अब सोचिए लाई क्या है? एक प्रकार का फीलिंग्स है। अब उसमें राइटर कह रहा है लाई हैज नो लेग्स, लाई के पास कोई पैर नहीं होता है। तो लाई का जो प्रयोग है वो मानव के रूप में, मानव के आप जानते हैं पैर होते हैं, लिविंग थिंग्स में भी जो मानव हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबके ही सिर पैर होते हैं। तो लाई के तो पैर हो नहीं सकता, लेकिन कवि कह रहा है अ लाई हैज नो लेग्स, इसका मानव के रूप में प्रयोग किया है और इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 5, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब होता है उल्टा। यूज ऑफ अपोजिट आइडियाज फॉर पोएटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है? अपोजिट आइडियाज, उल्टा आइडिया, उल्टा विचार का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? स्टोरी या पोएम्स, प्रोज और पोएट्री को प्रभावशाली बनाने के लिए। एंटीथीसिस का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यह जो लाइन्स है यह अ टेल ऑफ टू सिटी से लिया गया है जिसको चार्ल्स डिकेंस लिखे हैं। अब देखिए इसमें बेस्ट ऑफ टाइम मीन्स सबसे अच्छा समय और वर्स्ट ऑफ टाइम मीन्स सबसे बुरा समय। तो इसमें दो अपोजिट आइडियाज, सबसे अच्छा समय और सबसे बुरा समय, दोनों आइडियाज को लिया गया है, रखा गया है, लिखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एंटीथीसिस का प्रयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 6, आयरोनी। यूज ऑफ वर्ड्स विच आर क्लियरली अपोजिट टू वंस मीनिंग यूजुअली विथ एन अम्यूजिंग पर्पज। इसमें क्या होता है? शब्दों का ऐसा प्रयोग होता है
कि उनका जो मीनिंग होता है उससे वह अपोजिट्स होते हैं। जो कहा जाता है उसका अर्थ जस्ट उसका उल्टा होता है और इसका प्रयोग अम्यूजिंग पर्पज के लिए, मन बहलाने के लिए मजाकिया अंदाज में किया जाता है। जैसे व्हाट नाइस वेदर व्हेन द वेदर इज बैड। जब वेदर खराब होता है, जब मौसम खराब होता है, और अगर हम तब बोलें व्हाट नाइस वेदर, कितना अच्छा मौसम है, तो यह क्या हो गया? यह आयरोनी हो गया। मौसम अच्छा नहीं है, मौसम खराब है, फिर भी हम बोल रहे हैं व्हाट नाइस वेदर, कितना अच्छा मौसम है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन बोर्ड एग्जाम। यह मेरा बहुत तेज लड़का है जो बोर्ड एग्जाम में फेल कर गया। खुद आप सोचिए कि जब लड़का तेज है तो बोर्ड एग्जाम में फेल कैसे किया। इसका मतलब यह जो सेंटेंस है इसमें जो कहा जा रहा है इसका मतलब ठीक इससे उल्टा है। जैसे कोई काला व्यक्ति है, अब हमको उल्टा बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वह इतना गोरा है, वह इतना गोरा है कि उसके सामने कौवा भी फेल है। अब देखिए हम इसका मतलब यही कर रहे हैं कि वह काला है, लेकिन हम उसको साफ साफ नहीं कर रहे हैं, हम उसका जो कहना चाह रहे हैं उसमें उसका उल्टा मीनिंग है। हम जो बोल रहे हैं उससे उल्टा मीनिंग है, तो यह होता है आयरोनी। आज हम लोग 1 to 6 6 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।